अध्याय 13 निकोलस फ्लेमेल। डम्बलडोर ने हैरी को यह समझा दिया था कि वह दोबारा शहीवाग के दर्पण की तलाश में न जाए और इसलिए क्रिसमस की बची हुई छुट्टियों में अदृश्य चोगा उसके संदूक में नीचे पड़ा रहा। हैरी सोच रहा था, काश इतनी ही आसानी से वह दर्पण में देखी बातों को भी भूल सकता, परंतु वह नहीं भूल पाया। उसे बुरे सपने आना शुरू हो गए, जिनमें वह बार बार देखता कि उसके माता पिता हरी रोशनी के धमाके में गायब हो रहे हैं, जबकि कोई आदमी तेज़ आवाज़ में हंस रहा है। जब हैरी ने रॉन को इन सपनों के बारे में बताया तो उसने कहा, देखा, डम्बलडोर सही कहते थे, वह दर्पण किसी को भी पागल कर सकता है। हरमाइनी स्कूल शुरू होने से एक दिन पहले आई और उसने घटनाओं को एक अलग ही नज़रिए से देखा। एक तरफ तो वह यह सोचकर दहशत में थी कि हैरी 3 रातों तक लगातार बिस्तर से बाहर निकलकर पूरे स्कूल में घूमता रहा। अगर फ्लिच ने तुम्हें पकड़ लिया होता तो? और दूसरी तरफ वह निराश थी कि हैरी को कम से कम यह तो पता लगा लेना चाहिए था कि निकोलस फ्लेमेल कौन था। उन्हें अब यह उम्मीद नहीं थी कि वे लाइब्रेरी की किसी किताब में फ्लेमेल का नाम खोज पाएंगे। वैसे हैरी को अब भी यकीन था कि उसने यह नाम कहीं पर पढ़ा था। एक बार स्कूल शुरू हो गए तो वे ब्रेक के दौरान 10 मिनट तक किताबें छानने के काम में फिर से जुट गए। हैरी के पास तो बाकी दोनों से भी कम समय था, क्योंकि क्विडिच की प्रैक्टिस एक बार फिर शुरू हो गई थी। वुड इस बार टीम से पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा था। अब बर्फ़ गिरने के बजाय बारिश हो रही थी, परंतु लगातार हो रही बारिश भी वुड के उत्साह को ठंडा नहीं कर पाई। वीज़ली बंधु शिकायत कर रहे थे कि वुड पागल हो गया है, पर हैरी वुड की तरफ था। अगर वे मेहनतकश के खिलाफ अपना अगला मैच जीत लेते हैं तो वे 7 साल में पहली बार हाउस चैंपियनशिप में नागशक्ति से आगे निकल जाएंगे। कड़ी मेहनत करने के पीछे जीतने की इच्छा तो थी ही। इसके अलावा हैरी ने पाया कि जब प्रैक्टिस के बाद थका होता था तो उसे बुरे सपने कम आते थे। फिर एक दिन जब मौसम बहुत ज़्यादा गीला और मैदान कीचड़ भरा था, तब प्रैक्टिस के दौरान वुड ने टीम को एक बुरी खबर सुनाई। वह वीज़ली बंधुओं पर बुरी तरह खफा था, क्योंकि वे एक दूसरे पर गोता मार बमबारी कर रहे थे और अपनी झाड़ुओं से गिरने का नाटक कर रहे थे। मस्ती मत करो, वह चीखा। इसी तरह की हरकतों से हम मैच हार जाएंगे। इस बार स्नेप रेफरी बन रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वे किसी भी बहाने से गरुड़ द्वार के पॉइंट कम कर दें। यह सुनकर जॉर्ज वीज़ली अपनी झाड़ू पर से सचमुच गिर गया। स्नेप रेफरी बन रहे हैं? वह कीचड़ सने मुंह से बोला। स्नेप क्विडिच के मैच में पहले कब रेफरी बने हैं? अगर हम नागशक्ति के आगे निकलने की स्थिति में हैं तो वे कभी न्याय नहीं करेंगे। बाकी की टीम भी जॉर्ज के पास नीचे उतरकर शिकायत करने लगी। यह मेरी गलती नहीं है, वुड ने कहा। हमें तो सिर्फ इस बात पर पूरा ध्यान रखना होगा कि हम साफ सुथरा खेल खेल सकें, ताकि स्नेप को हमारे खिलाफ कोई बहाना न मिल सके। यह सब तो ठीक था, हैरी ने सोचा, परंतु एक और कारण भी था जिसकी वजह से वह स्नेप के आसपास रहने पर क्विडिच नहीं खेलना चाहता था। टीम के बाकी लोग प्रैक्टिस के बाद हमेशा की तरह एक दूसरे से बात करने के लिए रुक गए, परंतु हैरी सीधे गरुड़ द्वार के हॉल में गया, जहां उसने रॉन और हरमाइनी को शतरंज खेलते देखा। शतरंज इकलौती ऐसी चीज़ थी जिसमें हरमाइनी हार जाती थी, और हैरी तथा रॉन दोनों का ही विचार था कि यह उसकी उदारता थी। जब हैरी उसके बगल में बैठा तो रॉन बोला, ज़रा 1 मिनट रुको, मुझसे कुछ मत बोलना। तभी उसकी निगाह अचानक हैरी के चेहरे पर पड़ी। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हालत बहुत ख़राब दिख रही है। कोई और ना सुन ले इसलिए अपनी आवाज़ नीची रखते हुए हैरी ने उन दोनों को बताया कि स्नेप के मन में क्विडिच के रेफरी बनने की दुष्ट इच्छा अचानक जाग गई है। तो खेलने से मना कर दो, हरमाइनी ने तत्काल कहा। कह दो कि तुम बीमार हो, रॉन ने कहा। अपनी टांग टूटने का नाटक करो, हरमाइनी ने सुझाव दिया। अपनी टांग सचमुच तोड़ लो, रॉन ने कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, हैरी ने कहा। हमारे पास कोई रिजर्व खोजी नहीं है। अगर मैं नहीं खेलूँगा तो गरुड़ द्वार तो खेल ही नहीं पाएगा। उसी पल नेविल गिरता पड़ता हुआ हॉल में आया।
कोई नहीं समझ पाया कि वह किस तरह तस्वीर के छेद से अंदर आने में कामयाब हुआ, क्योंकि उसके पैर बंधे थे। वे तत्काल समझ गए कि पैर बांधने वाले श्राप की वजह से उसके पैर बंधे थे। वह गरुड़ द्वार के हॉल तक सारे रास्ते कूदता हुआ आया होगा। हरमाइनी को छोड़कर सभी हंसने लगे। हरमाइनी उछलकर खड़ी हुई और उसने श्राप विरोधी मंत्र पढ़ा। नेविल के पैर खुलकर अलग हो गए और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, हालांकि अब भी वह कांप रहा था। क्या हुआ था? हरमाइनी ने उससे पूछा और उसे हैरी तथा रॉन के पास ले जाकर बैठा दिया। मेलफॉय, नेविल ने कांपते हुए कहा, वह मुझे लाइब्रेरी के बाहर मिला था। उसने कहा कि वह इसकी प्रैक्टिस करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। प्रोफेसर मैगोनिगल के पास जाओ, हरमाइनी ने नेविल को सलाह दी। उसकी शिकायत करो। नेविल ने अपना सिर हिलाया। मैं अपने आप को और ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता, वह बुदबुदाया। तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा नेविल, रॉन ने कहा। उसे लोगों को अपने कदमों तले रौंदने की आदत पड़ चुकी है, परंतु यह तो कोई कारण नहीं है कि तुम उसके सामने झुक जाओ और उसका काम आसान कर दो। मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझ में गरुड़ द्वार में रहने लायक बहादुरी नहीं है। मेलफॉय यह काम पहले ही कर चुका है, नेविल ने रूंधे गले से कहा। हैरी ने अपने दुशाले की जेब टटोली और चॉकलेट का एक मेंढक निकाला। यह उस बक्से का आखिरी मेंढक था जो हरमाइनी ने उसे क्रिसमस पे दिया था। उसने उसे नेविल को दे दिया, जिसे देखकर लगता था कि वह बस रोने ही वाला था। तुम अकेले ही 12 मेलफॉयों के बराबर हो, हैरी ने कहा। बोलती टोपी ने तुम्हें गरुड़ द्वार में भेजा था, है ना? और मेलफॉय कहाँ है? सड़े नाग शक्ति में। मेंढक का कवर हटाते हुए नेविल के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। धन्यवाद हैरी, मुझे लगता है कि अब मुझे बिस्तर पर जाना चाहिए। क्या तुम्हें कोई कार्ड चाहिए? तुम कार्ड इकट्ठे करते हो, है ना? जब नेविल चला गया तो हैरी ने मशहूर जादूगर के कार्ड की तरफ देखा। एक बार फिर डंबलडोर, उसने कहा। पहली बार भी मुझे वही मिले थे। उसने सांस अंदर की तरफ खींची और कार्ड को पलट कर देखा। फिर उसने रॉन और हरमाइनी की तरफ देखा। मुझे मिल गया, वह फुसफुसाया। मुझे फ्लेमेल मिल गया। मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि मैंने उसका नाम पहले भी कहीं पढ़ा था। मैंने उसका नाम ट्रेन में पढ़ा था जब मैं यहाँ आ रहा था। यह सुनो, प्रोफेसर डंबलडोर खास तौर पर इन चीज़ों के लिए मशहूर है। 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडेलवाल्ड को हराने के लिए, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की खोज के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमेल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए। हरमाइनी एकदम उछल पड़ी। जब उसे अपने पहले होमवर्क के लिए नंबर मिले थे, उसके बाद भी वह कभी इतनी रोमांचित नहीं दिखी थी। यहीं रुको, उसने कहा और वह सीढ़ियों पर कूदती हुई लड़कियों के कमरे की तरफ भागी। हैरी और रॉन को बस इतना ही मौका मिला कि वे एक दूसरे की तरफ रहस्यमयी निगाहों से देख सकें, और इतने में ही हरमाइनी दौड़ लगाकर वापस आ गई। उसके हाथ में एक भारी भरकम पुरानी किताब थी। मैंने कभी इसमें देखने के बारे में सोचा ही नहीं, वह रोमांचित स्वर में फुसफुसा रही थी। मैंने यह किताब कई सप्ताह पहले लाइब्रेरी से दिल बहलाने के लिए ली थी। दिल बहलाने के लिए, रॉन ने कहा, परंतु हरमाइनी ने उसे तब तक चुप रहने को कहा जब तक वह किताब में कुछ खोज न ले। इसके बाद उसने किताब के पन्ने तेज़ी से पलटाए और वह अपने आप से बोलते हुए बड़बड़ाती जा रही थी। आखिरकार उसे वह मिल ही गया जिसकी वह तलाश कर रही थी। मैं जानती थी। क्या अब हमें बोलने की इजाज़त है? रॉन ने मुंह बनाकर बोला। हरमाइनी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। निकोलस फ्लेमेल, वह नाटकीय अंदाज में बोली, के पास है पारस पत्थर। इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितनी उसे उम्मीद थी। क्या? हैरी और रॉन ने कहा। सच्ची? क्या तुम दोनों को पढ़ना नहीं आता? देखो और इसे पढ़ो यहाँ। उसने उन दोनों की तरफ किताब सरका दी और हैरी व रॉन ने पढ़ा। रसायन शास्त्र के प्राचीन अध्ययन का संबंध पारस पत्थर बनाने से है, जो अद्भुत शक्तियों का एक पौराणिक पत्थर है। यह पत्थर किसी भी धातु को शुद्ध सोने में बदल देता है और आयु बढ़ाने वाला अमृत भी बनाता है।
जिसे पीने वाला अमर हो जाता है। सदियों से पारस पत्थर के बारे में कई अफवाहें रही हैं, परंतु फिलहाल ऐसा पत्थर एक ही है और वह मिस्टर निकोलस फ्लेमेल के पास है, जो जाने माने रसायन शास्त्री और ओपेरा प्रेमी हैं। मिस्टर फ्लेमेल, जिन्होंने पिछले साल अपना 665वां जन्मदिन मनाया, डेवॉन में अपनी पत्नी पेरेनील 658 साल के साथ शांत जीवन बिता रहे हैं। देखा, हैरी और रॉन के पढ़ने के बाद हरमाइनी ने कहा, कुत्ता फ्लेमेल के पारस पत्थर की रखवाली कर रहा होगा। मैं शर्त लगाती हूँ कि फ्लेमेल ने डंबलडोर को सुरक्षित रखने के लिए कहा होगा, क्योंकि वे दोनों दोस्त हैं और वह जानता था कि इसके पीछे कोई पड़ा था। इसलिए वह पत्थर को ग्रिंगॉट से निकलवाना चाहता था। एक पत्थर जो सोना बनाता है और आपको कभी मरने नहीं देता, हैरी ने कहा। कोई हैरानी नहीं कि स्नेप इसके पीछे पड़ा है। हर कोई चाहेगा ऐसा पत्थर उसके पास हो। और कोई हैरानी नहीं कि हमें फ्लेमेल का नाम जादूगरी में आधुनिक विकास का अध्ययन में नहीं मिला, रॉन ने कहा। अगर वो 665 साल के हैं तो उन्हें आधुनिक तो नहीं कहा जा सकता, है ना? अगली सुबह हैरी और रॉन गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में आदम भेड़िए के काटने के विभिन्न उपचार उतार रहे थे, परंतु वे अब भी यही चर्चा कर रहे थे कि अगर उन्हें पारस पत्थर मिल जाए तो वे क्या करेंगे। जब रॉन ने यह कहा कि वह अपनी खुद की क्विडिच टीम खरीदेगा, तब जाकर हैरी को स्नेप और आने वाले मैच की याद आई। मैं खेलूँगा, उसने रॉन और हरमाइनी से कहा। अगर मैं नहीं खेला तो नागशक्ति के लोग सोचेंगे कि मैं स्नेप का सामना करने से डर रहा हूँ। मैं उन्हें बता दूँगा। अगर हम जीत जाते हैं तो उनके चेहरों से मुस्कान उड़ जाएगी, बशर्ते वे लोग तुम्हें पिच से ही ना उड़ा दें, हरमाइनी ने कहा। जैसे जैसे मैच का दिन करीब आता गया, हैरी की घबराहट बढ़ती गई, चाहे उसने रॉन और हरमाइनी से जो भी कहा हो। बाकी टीम भी शांत नहीं थी। हाउस चैंपियनशिप में नाग शक्ति से आगे निकलने का विचार बहुत बढ़िया था। किसी ने भी पिछले 7 साल में ऐसा कभी नहीं किया था, परंतु क्या उन्हें ऐसा करने दिया जाएगा जबकि रेफरी इतना पक्षपात करने वाला हो? हैरी नहीं जानता था कि यह उसके मन का वहम था या नहीं, परंतु वह जहाँ भी जाता था स्नेप से टकरा जाता था। कई बार तो उसके मन में यह विचार भी आया कि कहीं स्नेप उसका पीछा तो नहीं कर रहा है और उसे खुद पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। जादुई काढ़े की क्लास अब एक तरह की साप्ताहिक यातना में बदल रही थी और स्नेप हैरी के साथ भयानक व्यवहार कर रहा था। क्या स्नेप यह जानता था कि उन्हें पारस पत्थर के बारे में पता चल चुका था? हैरी को समझ में नहीं आया कि स्नेप को कैसे पता चल सकता था, परंतु कई बार उसे यह भयानक एहसास होता था कि शायद स्नेप मन की बातें पढ़ सकता था। जब रॉन और हरमाइनी अगली दोपहर चेंजिंग रूम के बाहर उसे शुभकामनाएं दे रहे थे, तो हैरी जानता था वे लोग यही सोच रहे होंगे कि वे उसे दोबारा जिंदा देख पाएंगे या नहीं। आप इसे तो सांत्वना देने वाला विचार नहीं कह सकते। जब उसने अपनी क्विडिच की ड्रेस पहनी और निम्बस 2000 उठाई, तो हैरी ने वुड के उत्साह बढ़ाने वाले भाषण का एक भी शब्द नहीं सुना। इस बीच रॉन और हरमाइनी स्टैंड्स में नेविल के पास बैठ गए, जिसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे इतने गंभीर और चिंतित क्यों थे, या वे मैच में अपनी छड़ियाँ साथ लेकर क्यों आए थे। हैरी को मालूम नहीं था कि रॉन और हरमाइनी छुपकर पैर बांधने वाले श्राप की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें यह विचार मैलफॉय से मिला था, जिसने नेविल पर इसका प्रयोग किया था, और वे तैयार थे कि अगर स्नेप ने हैरी को चोट पहुंचाने की ज़रा भी कोशिश की तो वे स्नेप पर इसका प्रयोग कर देंगे। भूलना मत, यह लोकोमोटर मॉर्टिस है, हरमाइनी बुदबुदाई, जब रॉन ने अपनी छड़ी अपनी बाह में ऊपर की तरफ छिपाई। मैं जानता हूँ, रॉन ने पलटकर जवाब दिया। बार बार मत बताओ। चेंजिंग रूम में वुड हैरी को एक तरफ ले गया। मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता पॉटर,
परंतु आज हमारे लिए सुनहरी गेंद को जल्दी पकड़ना जितना ज़रूरी है उतना पहले कभी नहीं था। इससे पहले कि स्नेप मेहनतकश को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा पाए, खेल ही ख़त्म कर दो। पूरा स्कूल यहाँ पर है, फ्रेड वीजली ने दरवाजे से बाहर झांकते हुए कहा। यहाँ तक कि कसम से डंबलडोर भी मैच देखने आए हैं। हैरी का दिल कुलांचे भरने लगा। डंबलडोर, उसने कहा और वह दरवाजे तक दौड़कर गया ताकि अपनी आंखों से देख सके। फ्रेड सच बोल रहा था। सफ़ेद दाढ़ी पहचानने में किसी से गलती नहीं हो सकती थी। हैरी को इतनी राहत मिली कि उसका मन हुआ वह ठहाका लगाकर हंसे। अब वह सुरक्षित था। डंबलडोर अगर देख रहे थे तो स्नेप ऐसी कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता था जिससे हैरी को चोट पहुंचे। शायद इसीलिए जब टीमें पिच पर पहुंची तो स्नेप बहुत गुस्से में दिख रहा था। रॉन ने भी यह ताड़ लिया। मैंने स्नेप को कभी इतना सड़ा मुंह बनाते नहीं देखा, उसने हरमाइनी से कहा। देखो, खेल शुरू हो गया। आउच! किसी ने रॉन के सिर के पीछे से कुछ चुबाया। यह मेलफॉय था। अरे सॉरी वीजली, तुम मुझे दिखे ही नहीं। मेलफॉय क्रैब और गाइल की तरफ देखकर दांत निकाल रहा था। सोच रहा हूँ कि इस बार पॉटर कितनी देर तक अपनी झाड़ू पर टिक पाएगा। कोई शर्त लगाना चाहेगा? तुम लगाओगे वीजली? रॉन ने जवाब नहीं दिया। स्नेप ने अभी अभी मेहनतकश को एक पेनल्टी दी थी क्योंकि जॉर्ज वीजली ने एक पहलवान को उसकी तरफ मारा था। हरमाइनी, जिसकी सारी उंगलियां उसकी गोद में गुथी हुई थी, हैरी को लगातार देख रही थी, जो किसी बाज की तरह मैदान के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और सुनहरी गेंद की तलाश कर रहा था। तुम्हें पता है गरुड़ द्वार टीम के खिलाड़ियों को कैसे चुना जाता है? मेलफॉय ने कुछ मिनट बाद जोर से कहा, जब स्नेप ने मेहनतकश को बिना किसी कारण के एक और पेनल्टी दे दी। वे ऐसे विद्यार्थियों को चुनते हैं जिनके लिए उन्हें अफसोस होता है। देखो, पॉटर है जिसके मम्मी डैडी ही नहीं हैं, फिर वीजली बंधु हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तुम्हें भी टीम में होना चाहिए लॉन्गबॉटम, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। नेविल का चेहरा अचानक लाल हो गया, परंतु वह अपनी सीट से मेलफॉय की तरफ मुड़ा। मैं तुम जैसे 12 लोगों के बराबर हूँ, मेलफॉय, उसने हकलाते हुए कहा। मेलफॉय, क्रैब और गाइल जोर से हंसने लगे, परंतु रॉन बोला, जो अब भी खेल से अपनी आंखें हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे बता दो नेविल। लॉन्गबॉटम, अगर दिमाग सोना होता तो तुम वीजली से भी ज़्यादा गरीब होते, और ये बहुत बड़ी बात है। हैरी की चिंता की वजह से रॉन का संयम पहले से ही टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ मेलफॉय, अगर अब आगे कुछ कहा तो। रॉन, हरमाइनी ने अचानक कहा। हैरी! क्या कहा? हैरी अचानक एक जबरदस्त गोता लगा रहा था, जिस वजह से भीड़ के मुंह से आह निकल गई और तालियों की आवाज़ आने लगी। हरमाइनी खड़ी हो गई और उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली क्योंकि हैरी गोली की रफ्तार से ज़मीन की तरफ चला जा रहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है वीजली, लगता है पॉटर को ज़मीन पर कोई सिक्का दिख गया है, मेलफॉय ने कहा। रॉन ने आपा खो दिया। इससे पहले कि मेलफॉय समझ पाता कि क्या हो रहा था, रॉन उसे ज़मीन पर पटककर उसके ऊपर चढ़ चुका था। नेविल झिझका, फिर वह अपनी सीट के पीछे चढ़कर उसकी मदद करने पहुंच गया। शाबाश हैरी, हरमाइनी चीखी और अपनी सीट पर खड़ी होकर देखने लगी कि हैरी स्नेप की तरफ तेज़ी से लपक रहा था। हरमाइनी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि मेलफॉय और रॉन उसकी सीट के नीचे लुढ़के हुए हैं या नेविल, क्रैब और गाइल की तरफ से मुक्के और चीखों की आवाज़ आ रही है। ऊपर हवा में स्नेप अपनी जादुई झाड़ू पर समय रहते पलटा और उसने देखा कि लाल रंग की कोई चीज़ उससे कुछ इंच की दूरी से गुजरी। अगले ही पल हैरी ने अपने गोते को पूरा किया और अपनी बाह को जीत की खुशी में ऊपर उठाया। सुनहरी गेंद उसके हाथ में कैद थी।
दर्शकों के स्टैंड्स जैसे फट पड़े। यह एक रिकॉर्ड था। किसी को भी याद नहीं था कि सुनहरी गेंद को इससे पहले कभी इतनी जल्दी पकड़ा गया था। रॉन, रॉन, तुम कहाँ हो? मैच खत्म हो गया, हैरी जीत गया, हम जीत गए, गरुड़द्वार सबसे आगे है। हरमाइनी चीखी। वह अपनी सीट पर ऊपर नीचे नाच रही थी और अगली लाइन में बैठी पार्वती पाटिल को गले लगा रही थी। हैरी अपनी झाड़ू से ज़मीन से 1 फुट ऊपर से कूदा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने यह कर दिखाया था। मैच खत्म हो गया था। यह मुश्किल से 5 मिनट तक चला होगा। जब गरुड़द्वार के विद्यार्थी पिच पर दौड़ते हुए आए तो उसने स्नेप को पास में उतरते देखा, जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और होंठ भिजे हुए थे। फिर हैरी ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर डंबलडोर के मुस्कुराते चेहरे को देखा। शाबाश, डंबलडोर इतना धीमे बोले कि सिर्फ हैरी ही सुन सका। यह देखकर अच्छा लगा कि तुम उस दर्पण के बारे में चिंता नहीं कर रहे हो, अपने आप को व्यस्त रख रहे हो। बहुत अच्छे। स्नेप ने कड़वाहट से ज़मीन पर थूका। हैरी कुछ समय बाद चेंजिंग रूम से अकेला निकला ताकि वह अपनी निम्बस 2000 को झाड़ू घर में वापस ले जा सके। उसे याद नहीं था कि उसे इससे पहले भी कभी इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। उसने अब सचमुच कुछ ऐसा कर दिखाया था जिस पर वह गर्व कर सकता था। अब कोई नहीं कह सकता था कि वह सिर्फ एक मशहूर नाम था। उसे शाम की हवा पहले कभी इतनी मीठी गंध से भरी नहीं लगी थी। वह गीली घास पर चला और उसने अपने मन में आखिरी घंटे की याद को ताज़ा किया, जो एक खुशनुमा फिल्म थी। गरुड़द्वार के विद्यार्थी उसे अपने कंधों पर बिठाने के लिए भाग रहे थे। रॉन और हरमाइनी दूर कूद रहे थे। रॉन की नाक से काफ़ी खून बह रहा था, परंतु वह तालियां बजा रहा था। हैरी झाड़ू घर तक पहुंच गया। वह लकड़ी के दरवाजे पर टिका और उसने हॉगवर्ट्स की तरफ देखा, जिसकी खिड़कियां डूबते सूरज की रोशनी में लाल दिख रही थीं। अब गरुड़द्वार सबसे आगे था। उसने यह कर दिखाया था। उसने स्नेप को बता दिया था। और स्नेप की बात पर एक नकाब पहनी हुई आकृति महल की अगली सीढ़ियों से तेज़ी से बाहर आई। जाहिर था वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे, इसलिए वह जितनी तेज़ी से हो सकता था अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। यह देखते ही हैरी के मन में जीत की यादें धुंधली हो गई। उसने उस आकृति की लंगड़ाती चाल को पहचान लिया। जब बाकी सभी डिनर ले रहे थे तो स्नेप चोरी से जंगल में क्यों जा रहा था? आखिर हो क्या रहा था? हैरी अपनी निम्बस 2000 पर कूदकर बैठ गया और उड़ चला। महल के ऊपर चुपचाप उड़ते हुए उसने देखा कि स्नेप लगभग दौड़ते हुए जंगल में घुस रहा था। वह भी उसके पीछे चल दिया। पेड़ इतने घने थे कि उसे यह नहीं दिखा कि स्नेप कहाँ गया। हैरी निश्चित दायरे में उड़ता रहा, फिर नीचे की तरफ आया और पेड़ों की सबसे ऊपरी शाखा को छूता रहा जब तक कि उसे आवाज़ें सुनाई नहीं दी। वह उन आवाज़ों की तरफ उड़ा और बिना हलचल किए उतरकर एक बड़े पेड़ पर बैठ गया। वह सावधानी से उसकी एक डाल पर चढ़ा और अपनी जादुई झाड़ू को कसकर पकड़े रहा। वह पत्तियों के बीच से देखने की कोशिश कर रहा था। नीचे छायादार खुली जगह में स्नेप खड़ा था, परंतु वह अकेला नहीं था। क्विरिल भी वहाँ पर था। हैरी क्विरिल के चेहरे के भाव तो नहीं देख सकता था, परंतु वह पहले से भी बुरी तरह हकला रहा था। हैरी ने यह सुनने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी कि उनमें क्या बात हो रही थी। नहीं जानता कि आप मुझसे यहाँ क्यों मिलना चाहते थे, सेवेरस। मैंने सोचा कि हमारा छुपकर मिलना ही बेहतर होगा, स्नेप ने बर्फीली आवाज़ में कहा। विद्यार्थियों को पारस पत्थर के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए, है ना? हैरी आगे झुका। क्विरिल कुछ बुदबुदा रहा था। स्नेप ने उसे बीच में टोका। क्या तुम्हें पता चल गया कि हैग्रिड के कुत्ते को कैसे पार करना है? परंतु सेवेरस, मैं
तुम मुझे अपना दुश्मन तो नहीं बनाना चाहोगे क्विरिल? स्नेप ने कहा और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। मैं नहीं जानता कि आप क्या। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो मेरा क्या मतलब है। तभी एक उल्लू तेजी से चीखा और हैरी चौंक कर पेड़ पर से लगभग गिर पड़ा, लेकिन उसने समय रहते ही अपने आप को संभाल लिया। जब स्नेप कह रहा था, तुम्हारा तंत्र मंत्र, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, परंतु मैं नहीं नहीं नहीं। ठीक है, स्नेप ने उसकी बात काटते हुए कहा, हम जल्द ही एक बार फिर मिलेंगे। तब तक तुम अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना और यह फैसला कर लेना कि तुम्हारी वफादारी किसके साथ है। उसने चोगे को अपने सिर पर डाला और वहाँ से चल दिया। अब अंधेरा लगभग पूरी तरह हो चुका था, परंतु हैरी देख सकता था कि क्विरिल अब भी चुपचाप खड़ा था, जैसे वह पत्थर की मूर्ति बन गया हो। हैरी, तुम कहाँ थे? हरमाइनी चीखी। हम जीत गए, तुम जीत गए, हम जीत गए, रॉन चिल्लाया और उसने हैरी की पीठ ठोकी। और मैंने मेलफॉय की आंखें काली कर दी तथा नेविल ने क्रैब और गॉयल से अकेले ही निपटने की कोशिश की। वह अब भी ठंडा है, पर मैडम पॉम्फ्री का कहना है कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नागशक्ति को मज़ा चखाने में अब क्या कसर रह गई है। हॉल में सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम पार्टी कर रहे हैं। फ्रेड और जॉर्ज किचन से कुछ केक और बाकी सामान चुरा लाए हैं। उस सबको अब अभी रहने दो, हैरी ने हांफते हुए कहा। चलो, हम किसी खाली कमरे में चलते हैं। कुछ करने से पहले तुम मेरी बात सुन लो। हैरी ने पहले यह पक्का कर लिया कि कमरे में अंदर पीव्स तो नहीं है, फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद हैरी ने उन्हें बताया कि उसने क्या देखा और सुना था। तो हम सही थे, वह पारस पत्थर ही है और स्नेप क्विरिल को मजबूर कर रहा है कि उसे हासिल करने में वह उसकी मदद करे। उसने पूछा कि क्या वह जानता है कि फ्लफ़ी को कैसे पार किया जाए, और उसने क्विरिल के तंत्र मंत्र के बारे में भी कुछ कहा। मुझे लगता है कि फ्लफ़ी के अलावा भी बहुत सी चीज़ें पत्थर की रखवाली कर रही हैं। बहुत से जादू मंत्र होंगे और शायद क्विरिल ने भी गुप्त कलाओं से रक्षा के लिए कुछ जादू किया होगा जिसे स्नेप को तोड़ना होगा। हरमाइनी ने आतंकित होकर कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि पत्थर तभी तक सुरक्षित है जब तक क्विरिल स्नेप के सामने घुटने नहीं टेक देता। तब तो यह अगले मंगलवार तक चला जाएगा, रॉन ने कहा।